करते हैं फ्रॉम एल्केन। अब हम प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन को एल्केन से। जैसे कोई भी एल्केन, जैसे आप सबसे पहले एक कार्बन का एल्केन लीजिए, फॉर एग्जांपल CH4। इसमें अगर आप हैलोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, H-म्यू कहने का मतलब मेरा सनलाइट है, या आप हीट भी दे सकते हैं। आपको सिर्फ इसके बॉन्ड को तोड़ना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको यहाँ पे आप यहाँ हीट भी दे सकते हैं, आप यहाँ सनलाइट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है। मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊँगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है CH3X + HX। जनरली हम यहाँ पे X को क्लोरीन लेते हैं या ब्रोमीन लेते हैं जनरली, क्योंकि अगर हम इस मेथड से अगर यहाँ फ्लोरीन लेंगे, फिर से मैं बताता हूँ, अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन लेंगे तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अगर X की जगह अगर हम फ्लोरीन ले लें तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा और ये ट्रीट होगा एज ए बॉम्ब, एक्सप्लोजन होता है इसका, इसलिए लैब में इसको जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है। तो क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को बताएं, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा एक, फॉर एग्जांपल CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H-म्यू CH3Cl + HCl। जनरली हेलो एल्केन को इस मेथड से बताना या बनाना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो रिएक्शन है यहाँ आके नहीं रुकता। आपको लग रहा होगा ये रिएक्शन CH4 + Cl2 CH3Cl HCl तो बना, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। ये रिएक्शन फर्दर फिर बनता है। ये रिएक्शन खुद अपने आप को एक बाय प्रोडक्ट के रूप में देखता है, या बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप को बनाता है। जैसे ये अगेन Cl2 से रिएक्ट करके CH2Cl2 बनाता है, HCl रिमूव होता है। अगेन ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके CHCl3 बनाता है, जिसको आप लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अगेन ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके CCl4 बनाता है। मतलब अगर हमको CH3Cl बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, तो क्या बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में CH2Cl2 भी बनता है, CHCl3 भी बनता है, CCl4 भी बनता है। इसलिए जनरली इस मेथड को प्रिफेर नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। अगर आपको इस रिएक्शन को यहीं पर रोकना है तो आप सोचिए आप क्या कीजिएगा। सोचिए कि ये रिएक्शन को आपको यहीं पर रोकना है, आपको इसको ये प्रोसेस या स्टेप होने नहीं देना है। मैं आपको एक हिंट दूंगा कि आपको ये दोनों में से किसी को एक्सेस में लेना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में आपको लेना पड़ेगा। आप किसको लीजिएगा, CH4 को कि Cl2 को? सोचिए। यस, बेसिकली CH4 को, क्योंकि देखिए CH4 लार्ज अमाउंट पे रहेगा, CH4 लार्ज अमाउंट पे रहेगा, और क्लोरीन उतना CH4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेगा। मतलब अगर क्लोरीन पूरा डिसोसिएट हो जाए, पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, 100% कंप्लीशन हो जाए, तो ऊपर भी CH4 बचा रहेगा। क्योंकि हमारे पास ये बनता था तो हम क्लोरीन एक्स्ट्रा लेते थे तो CH2Cl2 बनता था। तो अगर यहाँ पे फर्दर क्लोरीन का पूरा डिसोसिएशन हो जाए तो क्लोरीन यहाँ बचेगा। जब क्लोरीन यहाँ बचेगा ही नहीं तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? इसके एक मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें मैं एक जनरल छोटे टाइम के लिए मैं इसको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बात करूँ तो इसमें से 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाने। मैं इसको अलग वीडियो में बनाऊंगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, SNI क्या होता है, E1 E2 EI मैं सब बताऊँगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे कुछ लोग जो नहीं पढ़े होंगे SN1 या SN2 SNI, मैं उनके लिए सबके लिए बताऊँगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं SN1 SN2 SNI E1 E2 मैं सारे कुछ कवर करूँगा। तो बेसिकली चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आप जनरली फॉलो करें कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तो होता है। इसका मैं एक बताऊंगा कि इस जैसे मैं ये एक रिएक्शन को लूँ, इस रिएक्शन को मैं अगर मैकेनिज्म बताऊं
सबसे पहले क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू, इसका क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होता है, इसका होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन, जिसमें क्या होता है कि क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2Cl डॉट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जब 2Cl डॉट बनाता है तो CH4 Cl डॉट के साथ रिएक्ट करता है, तो Cl डॉट यहाँ से वैसे एटम को रिप्लेस करेगा जो क्लोरीन के साथ अच्छा बॉन्ड बना सके, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सके। तो आप लोगों को पता है कि HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है H+Cl-। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H+CH3 डॉट, CH3 डॉट। अब देखिए यहाँ पर एक और रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन हुआ, क्लोरीन डॉट या फ्री रेडिकल बना। उसके बाद फिर CH4 क्लोरीन डॉट से रिएक्ट किया, HCl बनाया, CH3 डॉट ने। अब ये CH3 डॉट क्या करता है, अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ये CH3 डॉट अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो बनाता है CH3 डॉट प्लस Cl2, बनाता है CH3Cl प्लस Cl डॉट। ये अगेन Cl डॉट फिर CH4 से रिएक्ट करेगा, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है और ये फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस चैन इनिशिएशन होता है, लिख लें आप कॉपी में। ये प्रोसेस चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपागेशन, उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस में इसका फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, ये दोनों चैन प्रोपागेशन के पार्ट हैं। तो बाद में जो ये डॉट या Cl डॉट मिलके जो, जैसे फॉर एग्जांपल बाद में क्या होता है, CH3 डॉट Cl डॉट के साथ मिलकर CH3Cl बनाते हैं, तो ये होता है फाइनली चैन टर्मिनेशन। इसके बारे में अब मैं अलग से बहुत अच्छे से चर्चा करूँगा। जनरली आपको ये दिमाग रखना है कि फाइनली की रिएक्शन होता कैसे, कि अगर हम CH4 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H में, तो मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को एक वीडियो में अच्छे से कवर करूँगा, तो इसको आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ओके, इसे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, इसमें आपको आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3 मैं एक एग्जांपल लूँगा, CH3 CH2 CH3 in the presence of chlorine H म्यू। आपको ये दिया होगा कि क्लोरीन का एक इक्विवेलेंस ही आपको यूज करना। एक इक्विवेलेंस कहने का मतलब है कि क्लोरीन आप एक ही जगह लगा सकते हैं, दो जगह आप क्लोरीन नहीं लगा सकते, या दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगा, CH3 CH2 CH2Cl, सेकेंड CH3 CHCl CH3। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सोचिए। अब क्या यहाँ पे हुआ कि क्लोरीन आपको अटैच तो कराना है एल्केन में, लेकिन आपको कहाँ अटैच कराना है। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्लोरीन अटैच हो तो हो कहाँ, क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है, क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है। हाँ, आपने सही कहा, इसका एग्जाम्पल 2 होगा, क्योंकि इसमें हम जनरली बात करते हैं कि दोनों में से जो स्टेबल होगा, फिर से कि दोनों में से जो स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट मेजर में होगा। देखिए बनेगा दोनों, बनेगा ये भी बनेगा ये भी, लेकिन मेजर माइनर की बात है कि मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा, माइनर मतलब कम मात्रा में कौन बनेगा। देखिए इसमें हम जनरली बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर कॉन्जुगेशन।
आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन का अच्छा से लेक्चर बना दूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट का बना दूंगा। जीओसी का मैं मतलब जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है या कार्बोकैटायन वाला पार्ट है उसको मैं अच्छे से बता दूंगा वीडियो में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। फिर से जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन पे जितना इस कार्बन पे नहीं, बगल वाले कार्बन जितना हाइड्रोजन अटैच हो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। आगे बात समझ में? जैसे यहाँ पर मैं इंटरप्रेट करके देखूँ तो मुझे पता चलता है कि जो Cl लगा होगा, Cl डॉट लगा, तो फाइनली यहाँ पे कुछ डॉट वाला स्ट्रक्चर होगा, तब ना Cl आके यहाँ से अटैच होगा। मैंने आपको दिखाया कि ये प्रोसेस कि CH3 डॉट प्लस Cl डॉट मिलकर CH3Cl बनता है, तो वहाँ पे डॉट का ये मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे CH2 डॉट मतलब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आया होगा। अब यहाँ देखें आप कि जैसे आप यहाँ से अगर आप क्लोरीन को हटा दें, पहले क्लोरीन हटा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब देखें कि फ्री रेडिकल वाले कार्बन या वैसा कार्बन जिसमें डॉट हो, फ्री रेडिकल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ बगल वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखें इसके बगल वाले कार्बन 3 3 6, मतलब यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजर ये बनेगा, माइनर, क्योंकि जितना अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, और जितना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर हम SN1 की बात करें, क्योंकि SN1 में क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता दूंगा, सारा कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन या 12 अल्फा हाइड्रोजन जनरली ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजरली क्या होता है कि ये 55% बनता है और ये 45% प्रोडक्ट बनता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कैसे लिख दिया कि 55% बनता है, 45% बनता है। इसका एक रेशियो है जिसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी रेशियो, या इसको हम जनरली ऐसे भी डिनोट करते हैं सेलेक्टिविटी रेशियो। मैं उसको बता दूंगा अभी आपको। चलिए मैं आपको उसको पहले बता देता हूँ ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखिए जनरली अगर हम क्लोरीन की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी की। जनरली नेचर में क्या होता है कि वैसा कंपाउंड जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव मतलब कि वो एटम वैसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। और रिएक्टिविटी, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो इंतज़ार नहीं करता कि मुझे, जैसे यहाँ क्लोरीन डॉट है, क्लोरीन जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन होता, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो सिर्फ इससे लड़ता, क्योंकि इसका अगर हम जनरली स्ट्रक्चर देखें तो जनरली स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। CH यहाँ पे अटैच होगा, CH देखिए ये कंपाउंड, देखिए इस कार्बन के अगर रिस्पेक्ट आप देखें तो स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों साइड है, मतलब भीड़ दोनों साइड है। तो क्लोरीन को यहाँ अटैच करने में प्रॉब्लम होगा। क्लोरीन चाहेगा कि हम यहीं अटैच कर जाए या यहाँ ही अटैच कर, अगर इस साइड से आएगा तो इधर अटैच करेगा, इस साइड से आएगा तो इधर अटैच, लेकिन इस कार्बन से अटैच करने में उसको प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्लोरीन देखिए मेजॉरिटी रिएक्टिव सेलेक्टिविटी दोनों को फॉलो करता है। जैसे यहाँ आपने देखा कि यहाँ ये सेलेक्टिविटी को फॉलो किया, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाया इस कार्बन पर अटैच होके। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिविटी रेशियो की, कि सेलेक्टिविटी हम कैसे जानेंगे कि ये 40% बनता है, ये 50% बनता है, ये 45% बनता है। इसका सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। जनरली इसमें हम सेलेक्टिविटी रेशियो के बारे में बात करते हैं। सेलेक्टिविटी रेशियो देखिए, सेलेक्टिविटी रेशियो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। जैसे हम अगर बात करें सेलेक्टिविटी रेशियो की, सेलेक्टिविटी रेशियो, इसमें क्या होता है कि आप जनरली आपको एक टर्म याद करना पड़ता है। 1 डिग्री का सेलेक्टिव रेशियो 1 होता है, 2 डिग्री का सेलेक्टिव रेशियो
3.8 होता है और 3 डिग्री का सेलेक्टिव रेशियो 5 होता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल लिया था, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ ताकि आपको पता चले कि वो 55% और 45% आया कहाँ से। जैसे आपने उसमें सोचा था कि कैसे लिख दिया कि ये 45% और ये 55%, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्रेट करके बताऊँगा कि कैसे 45% कैसे 55% था। CH2CH3 एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे 3 तरह के कार्बन है। सबसे पहला 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री। अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाइएगा तो कुछ 1 डिग्री कार्बन वाले प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ 2 डिग्री वाले बनेंगे, कुछ 3 डिग्री। आपको पता करना है कि मेजर में कौन होगा, माइनर में कौन होगा, या कितना % बनेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है सेलेक्टिविटी रेशियो। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंट करना है कि 1 डिग्री वाला है कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है। फिर से कि 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे 3 2 5 3 8, तो 8 और 1 डिग्री का सेलेक्टिव रेशियो कितना 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे सॉरी 3 होगा, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंस है 3 1 4 3 1 4। देखिए यहाँ पे 2 डिग्री में कितना हाइड्रोजन है 2, और इसका सेलेक्ट ये 1 डिग्री के लिए हो गया। ये 2 डिग्री में इसका सेलेक्टिव रेशियो 3.8 इज इक्वल टू 7.6। और 3 डिग्री वाला कितना कार्बन है 1, और उसका कितना हाइड्रोजन है 1 इंटू 5। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सेलेक्टिविटी रेशियो किसका है 1 डिग्री वाला। मतलब जो 1 डिग्री वाला बनेगा वो मेजर में होगा। आप सेलेक्टिविटी रेशियो को देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन मेजर में होगा कौन माइनर में होगा। तो यहाँ पे क्या है 1 डिग्री वाला सेलेक्टिविटी रेशियो 9 है, 2 डिग्री वाला 7.6, 3 डिग्री वाला 5। तो जो 1 डिग्री वाला बनेगा वो मेजर में होगा। अब इसका जैसे अगर आप 1 डिग्री में यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेलेक्टिविटी जैसे 1 डिग्री अगर हम बात करें 1 डिग्री बनाने के बाद जैसे हम बात करते हैं CH3 यहाँ लगा दिए, CH3 CH2 CH2Cl, ये 1 डिग्री वाला हो गया। इसमें क्या है क्लोरीन वैसे कार्बन के साथ अटैच है जो 1 डिग्री हो। तो इसका कितना % बना हुआ अब आप वहाँ से निकाल सकते हैं कि 9 आउट ऑफ 9 प्लस 7.6 प्लस 5 इंटू 100, मतलब पूरे में से 9 पार्ट इस ये बना। अगर आप सॉल्व जनरली 41.6% आता है। मतलब देखिए ये मेजर में हुआ। अब देखिए कैसे मैं देखिए अब 60% पार्ट बचा है। 60% में कुछ 2 डिग्री बनेगा, कुछ 3 डिग्री बनेगा, तो वो तो 40 से जनरली कम होगा। आप अब 2 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सेलेक्टिविटी रेशियो कैसे आप कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा प्रोडक्ट माइनर है, या कितना % आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें।